नमस्कार, मैं हूं सबिया और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का डंका। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 14 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत। धामी सरकार के कामों पर जनता की मोहर। सीएम धामी ने रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण। 6 महीने में तय समय पर बनकर तैयार हुआ पुल, लोगों को आवागमन में होगी सहूलियतें। विधानसभा में नियुक्तियों के वायरल लेटर पर रितु खंडूरी का बयान। देश के हर विधानसभा अध्यक्ष के पास निजी स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार। कोर्ट टर्मिनेंस के तहत की गई भर्ती। बैकडोर भर्ती मामले में निलंबित सचिव मुकेश सिंघल को किया गैरसैंण में अटैच। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा दून में धांधली करने वाला गैरसैंण में कैसे बख्शेगा। और अंकिता मर्डर केस में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से खुलेंगे कई राज। एसआईटी कराएगी सीन रिक्रिएट। पुष्प से पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले करेंगे पंचायत चुनाव की। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का डंका बजने के बाद हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत का परचम लहराया है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों ने ये तो साबित कर ही दिया है कि जनता ने आखिरकार मुख्यमंत्री धामी के कामों और नीतियों पर मोहर लगा दी है, जबकि पंचायत चुनाव में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का डंका चारों तरफ बज रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल की है। पंचायत चुनाव के इतिहास में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ये रहा कि 4 सीटों से ज्यादा बीजेपी कभी अपना खाता आगे नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बात तो साबित कर दी है कि जनता ने मुख्यमंत्री धामी के कामों और सरकार की नीतियों पर मोहर लगा दी है। पंचायत चुनाव के नतीजे देखने पर पता चलता है कि हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी बेटी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। आलम यह है कि विधायक अनुपमा रावत के इलाके से चारों सीटें कांग्रेस बुरी तरह हार गयी, जबकि सबसे ज्यादा सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से भाजपा को मिली। यहाँ 7 सीटों पर बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। लक्सर में बीजेपी ने 3 सीटों पर विजय हासिल की। हालांकि यहाँ एक सीट से कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है। उधर रानीपुर की दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा जमा। पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ मुख्यमंत्री धामी का जादू बरकरार दिखा है, तो इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के साथ राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रहा मुश्किल और बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलता दिखेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। हरिद्वार से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य गठन के बाद भाजपा अब तक त्रिस्तरीय पंचायतों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। अपना परचम लहराया है। हरिद्वार के इतिहास में पहली बार हुआ जब अधिकांश ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। अधिकांश क्षेत्र समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं और अधिकांश जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर के आए हैं। हम वहां पर अपना बोर्ड बना रहे हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा और पहली बार विधिवत जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा। और अभी तक हमारे यहाँ कोई ब्लॉक प्रमुख हरिद्वार में नहीं बना था। ये पहली बार होगा कि हरिद्वार में हम अपने ब्लॉक प्रमुखों को भी बना सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में जिस तरीके से पूरा एक तरफा वातावरण बना है, तो मैं आपके माध्यम से हरिद्वार की जनता का
अभिनंदन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में जाखल नदी पर बने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि पिछले साल बारिश के कारण 27 अगस्त 2021 को रानी पोखरी जाखल नदी का 57 साल पुराना पुल टूट गया था। इसके बाद ये 7 जनवरी 2022 को बनना शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी कार्य योजना को तय समय पर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में ये निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। इससे स्थानीय नागरिकों के साथ ही अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को भी राहत मिलेगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल में नियुक्तियों का एक लेटर वायरल हो रहा था, जिस पर अब स्पीकर रितु खंडूरी का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने नियुक्तियों के वायरल लेटर पर सफाई देते हुए कहा कि देश के हर विधानसभा अध्यक्ष को अपना पर्सनल स्टाफ किसी भी राज्य से नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि को टर्मिनेंस के तहत नियुक्तियां दी गई हैं। जब तक वो इस पद पर रहेंगी तभी तक उनका स्टाफ रहेगा और जिस दिन इस पद को वो छोड़ देंगी वो स्टाफ भी चला जाएगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज़ है को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूँगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में निलंबित सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को गैरसैंण में अटैच कर दिया गया है। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने इस बात की पुष्टि की। आपको बता दें कि विधानसभा भर्ती प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष ने मुकेश सिंघल पर जांच करने के आदेश दिए थे और जांच के दायरे में सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल भी हैं। मुकेश सिंघल को 5 साल में 3 पदोन्नति दी गई है। इतना ही नहीं, उनका कैडर बदलकर उन्हें संयुक्त सचिव विधानसभा के पद पर पदोन्नति दी गई थी। निलंबित हुए सचिव मुकेश सिंघल की भराड़ीसैंण विधानसभा में हुए अटैचमेंट पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि देहरादून विधानसभा में हुई बैकडोर धांधली के बाद सचिव को गैरसैंण में नियुक्त किया गया है। ऐसे में क्या गारंटी है कि जिसने विधानसभा देहरादून में धांधली की है वो भराड़ीसैंण में विधानसभा में अपनी भूमिका को सुधार लेंगे। सुनने में आया है कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल, जिन्हें कि सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। उन्हें अब विधानसभा भराड़ीसैंण में अटैच कर दिया गया है। शायद अब कोई बड़ा खेल मुकेश सिंघल वहां भी अंजाम दें, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या ये न्याय हुआ है? जिस तरह के गंभीर आरोप सिंघल साहब पर हैं, क्या सिर्फ सस्पेंशन करना और उनको भराड़ीसैंण अटैच कर देना, क्या उन लोगों के साथ पूरा न्याय है जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, छलावा हुआ है और कुठाराघात हुआ है? ये ईमानदार विधानसभा स्पीकर को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिवार से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हर संभव परिवार के साथ हैं और बेटी को न्याय मिले, उनके जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड मिले, उसके लिए हम हर संभव जो भी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मृतका अंकिता भंडारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बेटी अंकिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम मौजूद नेताओं ने अंकिता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। देखिए, श्रद्धांजलि पहले दिन से हमारा भी बताओ 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम था, मन की बात भी थी। उस दिन भी हमने प्रत्येक बूथ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जी का आगमन था और हम पूरे देश के अंदर मैसेज इस रूप में बने कि उत्तराखंड की बेटी के साथ
पूरा देश खड़ा है, ऐसी भाव कुछ हमने कार्यक्रम आज यहाँ पर किया। साथ साथ हरिद्वार में हमारी विजय हुई तो हमने वहाँ कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई किसी प्रकार का जल न हो। आज हमारे जो सेवा प्रसारक कार्यक्रम थे उसको मैं स्थगित करके आगे किया है। अंकिता मर्डर केस में उसके दोस्त पुष्प से हुई घंटों की पूछताछ में एसआईटी को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और आरोपियों की रिमांड के बाद अब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ऐसे में अब अंकिता हत्याकांड में कई ऐसे राज भी बाहर आ सकते हैं जिन पर अब तक पर्दा पड़ा था। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अंकिता को पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में ये जॉब कैसे मिली, कैसे वो पहुंची और आखिर इस रिजॉर्ट में होता क्या था। ये रिपोर्ट देखिए आप। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों की रिमांड मंजूर होने के साथ एसआईटी ने अंकिता के दोस्त पुष्प से भी कई घंटे लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान एसआईटी को कई ऐसे सुराग मिले जो इस हत्याकांड में गहरे राज से पर्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से भी कई तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। एसआईटी ने उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया है जिस पर बैठाकर पुलकित आर्य अंकिता को चीला बैराज पर लेकर गया। तो वहीं एक मोबाइल मिलने की बात भी सामने आ रही है। अंकिता हत्याकांड के बाद से जहां लगातार लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लोगों के जहन में इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में कैसे जॉब के लिए पहुंची। एसआईटी की तफ्तीश और उसके दोस्त के साथ हुई लंबी पूछताछ में ये सामने आया कि कोरोना काल में जब लोग अपने घर में अपनी जॉब कर रहे थे, उस दौरान पुष्प की अंकिता के साथ इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और फिर अंकिता और पुष्प की दोस्ती हो गई। अंकिता ने इंटर की परीक्षा पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और अब अंकिता अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। अंकिता के कहने पर पुष्प ने ही उसके लिए नौकरी ढूंढी। पुष्प को ऑनलाइन जॉब में पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब का एडवर्टीजमेंट मिला और फिर पहले पुष्प ने पुलकित आर्य से बातचीत की। पुलकित ने पुष्प से ज्यादा बातचीत नहीं की और कहा कि कैंडिडेट से बातचीत करने के लिए कहूं। इसके बाद अंकिता ने पुलकित आर्य से बात की और अंकिता को 10,000 रुपए देने के साथ रिजॉर्ट में ही एकोमोडेशन देने के लिए अंकिता जॉब के लिए राजी हो गई। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में जॉब करने के पीछे एक वजह ये भी रही कि अंकिता का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा अंकिता को लगा कि वो अपने परिवार से भी वक्त वक्त पर मिलती रहेगी। रिजॉर्ट में आने पर अंकिता को रिजॉर्ट में एक भी फीमेल स्टाफ नहीं मिला। इस पर जब अंकिता ने सवाल किया तो पुलकित आर्य ने ये कहकर उसे बहला दिया कि सभी स्टाफ को चेंज किया गया है। अंकिता से पहले प्रियंका नाम की लड़की के रिजॉर्ट छोड़ने पर भी अंकिता ने सवाल किया तो पुलकित आर्य ने कहा कि उसने चोरी की तो उसे भी निकाल दिया गया। जॉब ज्वाइन करने के बाद अंकिता को कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि रिजॉर्ट में वीकेंड पर ही पार्टी होती थी। नॉर्मल डेज पर कम ही टूरिस्ट रिजॉर्ट में आते थे। धीरे धीरे अंकिता को पुलकित आर्य और रिजॉर्ट की कहानी समझ में आने लगी। देर रात रिजॉर्ट में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। इसके बाद अंकिता पर धीरे धीरे वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला जाने लगा और जब अंकिता ने इसके लिए मना किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया। अंकिता काफी डर चुकी थी, लिहाजा उसने ये सारी बातें अपने दोस्त पुष्प के साथ व्हाट्सएप चैट पर डिस्कस की। चैट पर ये बताते हुए अंकिता काफी डरी हुई थी। पुष्प ने अंकिता को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन रिजॉर्ट में जाकर वो पुष्प को कॉल करेगी ऐसा अंकिता ने कहा। 18 सितंबर मर्डर के दिन भी रात को करीब 20 मिनट तक अंकिता ने पुष्प से बातचीत की। यह अंकिता की पुष्प से आखिरी बातचीत थी। इसके बाद पुष्प ने उसे कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ आया। पुष्प ने अंकिता को आखिरी कॉल 18 सितंबर को रात 2:30 बजे की। इसके बाद जब अंकिता का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने पुलकित आर्य, सौरभ आर्य और अंकित से जानकारी ली, मगर उसको लगातार गुमराह किया जाता रहा। मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? इसके बाद पुष्प ने ही अंकिता के साथ हुई अनहोनी को लेकर पुलिस और उसके माता पिता को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद
हत्याकांड उजागर हुआ है और अब तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। बस इंतजार है तो अंकिता को इंसाफ मिलने का। अंकिता भंडारी केस में अब एसआईटी को जो आरोपी है 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है। आज से तीन दिन तक वो जो आरोपी है उनसे पूछताछ करेगी और जो क्राइम सीन है उनके पास भी जाया जाएगा और सारी पूछताछ करी जाएगी। हालांकि आरोपियों के साथ पिछले जब गिरफ्तारी हुई थी, मारपीट हुई थी, तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए गोपनीय रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो एसआईटी की टीम है जो रिमांड पे लिया गया है कस्टडी, उनसे जेल में भी पूछताछ की जा सकती है, क्राइम सीन पे भी जाया जा सकता है। ये सब जांच के एक अहम हिस्सा है। पूरे 3 दिन तक जितने भी सबूत है सबको जुटाया जाएगा। सबूत जुटाने के बाद जितने भी सारे सबूत इकट्ठे हो पाएंगे सबको इकट्ठा करके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है सबको वहाँ दाखिल किया जाएगा। वहीं बात करें हम पुष्पदीप की, जो अंकित भंडारी का दोस्त बताए जा रहे हैं, वो एक अहम गवाह बताया जा रहा है, जो एसआईटी के लिए एक अहम गवाह है, जिसके लिए काफ़ी सहायता मिलेगी एसआईटी को। क्योंकि जो पुष्पदीप है, लॉकडाउन के दौरान अंकिता भंडारी के साथ उसकी दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम पे उसी, और पुष्पदीप ने ही पुलकित के पास जब पता चला था पुष्पदीप को कि जो पुलकित का रिजॉर्ट है वहाँ पे वैकेंसी है, तो पुष्पदीप ने ही अंकिता को भंडारी को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेजा था। खैर, जब पूरी पूछताछ का मामला है, पुष्पदीप से भी पूछताछ की जा रही है। कल भी पुष्पदीप के साथ पूछताछ की गई, आज भी पूछताछ की गई है। जम्मू से वो आ रखा है, सारी लक्ष्मण झूला चौकी पर उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये एक एसआईटी के सामने एक मेन गवाह यही है। इसी से ही जो गवाह के तौर पर फास्ट ट्रैक पे इसको सामने पेश करेंगे। खैर, अब 3 दिन का समय है एसआईटी के सामने, वो पूछताछ करेगी, क्राइम सीन पर भी जाएगी, घटना को समझने की कोशिश करेगी, सारे जो सबूत है इकट्ठा करने के काम करेंगे। हम इन 3 दिनों में देखने वाली बात ये रहेगी कितना सबूत इकट्ठा कर पाती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। आखिरकार यूट्यूबर बॉबी कटारिया पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। गुरुवार को बॉबी कटारिया ने दिल्ली में सरेंडर किया है। कैंट थाना पुलिस बी वारंट के जरिए आरोपी बॉबी कटारिया को देहरादून लाएगी। बॉबी कटारिया पर किमाड़ी रोड पर यातायात को बाधित कर खुलेआम शराब पीने का आरोप दर्ज है। ये मामला अगस्त महीने का है। पिछले 1 महीने से फरार चल रहा यूट्यूबर बॉबी कटारिया पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। जी हां, 25,000 के इनामी आरोपी ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया है। आरोपी को अब देहरादून लाने की तैयारी की जा रही है। कैंट थाना पुलिस बी वारंट दिल्ली जेल में दाखिल कर चुकी है। कटारिया को 1 अक्टूबर को देहरादून लाकर स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कटारिया ने देहरादून कोर्ट में भी सरेंडर की अर्जी दाखिल की, लेकिन आरोपी यहां नहीं पहुंचा। आपको याद हो तो ये मामला अगस्त की 10 तारीख का है, जब सोशल मीडिया पर आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आरोपी यूट्यूबर बॉबी कटारिया देहरादून किमाड़ी रोड पर ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीता नजर आया। इस वीडियो के पीछे जिस म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया वो देवभूमि की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहा था। इस मामले पर डीजीपी अशोक कुमार के आदेश के बाद 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि वायरल वीडियो 25 जुलाई का है। 12 जुलाई को कैंट थाना पुलिस ने कटारिया को सफाई पेश करने के लिए बुलाया, लेकिन उसने आना जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने 21 अगस्त को कटारिया के खिलाफ में गैर जमानती वारंट भी जारी किया। 23 अगस्त को आरोपी कटारिया ने सरेंडर अर्जी लगाई, मगर हाजिर नहीं हुआ। 24 अगस्त को पुलिस ने गुरुग्राम में आरोपी के घर पर दबिश दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। 26 अगस्त को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित किया। 13 सितंबर को आरोपी के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया, मगर आरोपी कटारिया शिकंजे में नहीं फंसा। 29 सितंबर को आरोपी ने दिल्ली में सरेंडर किया, जिसे देहरादून लाने की तैयारी की जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में बिना परमिशन के कूड़ा ट्रांसफर प्लांट में कूड़ा डालने पर कैंट बोर्ड क्लेमन टाउन के 2 अलग अलग वाहनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 22 सितंबर को नगर निगम ने कारगी
पर स्थित कूड़ा ट्रांसफर स्थान पर कूड़ा डालते हुए कैंट बोर्ड के 2 गाड़ियों को जब्त किया था। नगर निगम ने कैंट बोर्ड को 1 हफ्ते में जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं और अगर जुर्माना जमा नहीं किया जाता तो नगर निगम की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि कैंट बोर्ड से नोटिस का कोई जवाब नहीं आने के बाद कैंट बोर्ड पर जुर्माना लगाया गया है। 1 अगस्त से ही जो है हम लोगों के द्वारा जो है अगस्त के महीने से इन गाड़ियों कैंट बोर्ड को भी और अन्य लोगों को जो है जिसमें हरबटपुर भी है, विकास नगर भी है, इन लोगों को सबको अवगत करा दिया गया था कि 1 सितंबर से पहले जो है इन लोगों के सबकी गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं। अब जो है कूड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ निस्तारित नहीं होगा शीशमबाड़ा में। परंतु उसके बाद भी जो है इन लोगों के द्वारा बार बार खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं कूड़ा जो है हमारे क्षेत्र में गिराया जा रहा है, जिसमें 2 वाहन इनके जो है पिछले दिनों जो है हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़े थे कारगी में जो गिराने आए हुए थे, जिन्हें सीज कर लिया गया था। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली कुमाऊं की सबसे बड़ी गोला नदी में 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। गोला नदी में खनन कराने वाले वन विकास निगम ने भले ही निकासी गेटों की तैयारियां शुरू कर दी हो, लेकिन नदी में पानी होने के चलते अभी सीमांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वन विकास निगम के RM महेश आर्य का कहना है कि हर साल 1 अक्टूबर से गोला नदी में खनन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार नदी में पानी होने के कारण 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि वन निगम ने अपने स्तर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 11 निकासी गेटों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोला का हमारी तैयारियां तो 1 अक्टूबर से खोलने की थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में बारिश काफ़ी हुई है, तो इस वजह से लगता है कि 1 अक्टूबर से हम लोग नहीं खोल पाएंगे। फिर भी प्रयासरत हैं। गोला को खोलने के लिए की जाने वाली तैयारियों में वाहन का पंजीकरण हम नवीनीकरण करते हैं, वो कार्यवाही हमारे प्रारंभ कर दी गई है। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में नगर पंचायत के कर्मचारी, तहसील कर्मी और पुलिस कर्मियों ने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को 7 दिन का वक्त देकर नोटिस जारी किया है। इस दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम और व्यापार मंडल के लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन नगर पंचायत कर्मियों ने कहा है कि किसी भी सूरत में नगर क्षेत्र में बनी नालियों से पार अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में जो है अतिक्रमण की समस्या का निवारण के लिए जो है हम अभी इस समय सूचना दे रहे हैं जो है सारे व्यापारियों को, जिन की जो है दुकानों के बाहर सामान लगे हुए हैं, जिस कारण से जो है रास्ते में जो है भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे जो है कुछ समय में यहाँ पे मेले का भी आयोजन होना है, तो बहुत अत्यधिक भीड़ होगी। लोहाघाट में बीजेपी नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर नगर में सफाई अभियान चलाया और पर्यावरण मित्रों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री नवीन सिंह बोरा ने कहा कि पर्यावरण मित्र जनता की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, नगर और देश को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। ये पर्यावरण मित्रों को सम्मानित करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग तो केवल सांकेतिक करते हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही सफाई जो करते हैं, लेकिन यह लोग अपने जानो माल की परवाह न करते हुए भी विषम से विषम परिस्थिति में हम सबको स्वच्छ पर्यावरण में रखते हैं। इसीलिए आज इनको पर्यावरण मित्र का नाम भी दिया गया है और हम इनके आभारी हैं और इनके लिए करबद्ध इनसे विनती करते हैं कि ऐसे ही अपना जो कर्तव्य निभाते रहें। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन के तहत जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सभी अधिकारियों को पेयजल योजनाओं के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ रुपए से 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 1289 स्कूल और 979 आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल किल्लत दूर हुई है। जिले के 67,132 घरों में पेयजल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसी तरह से अन्य ज़िलों में कहीं 1000 करोड़, कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़। तो ये एक छोटा अमाउंट नहीं है और इससे हर गांव अब पानी पी सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का डंका। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 14 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत। धामी सरकार के कामों पर जनता की मोहर। सीएम धामी ने रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण। 6 महीने में तय समय पर बनकर तैयार हुआ पुल, लोगों को आवागमन में होगी सहूलियतें। विधानसभा में नियुक्तियों के वायरल लेटर पर रितु खंडूरी का बयान। देश के हर विधानसभा अध्यक्ष के पास निजी स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार। को टर्मिनेंस के तहत की गई भर्ती। बैकडोर भर्ती मामले में निलंबित सचिव मुकेश सिंघल को किया गैरसैंण में अटैच। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा दून में धांधली करने वाला गैरसैंण में कैसे बख्शेगा। और अंकिता मर्डर केस में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से खुलेंगे कई राज। एसआईटी कराएगी सीन रिक्रिएट। पुष्प से पूछताछ में मिले कई अहम सुराग।